नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को विभागीय योजनाओं और लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सैन्य धाम के अंतिम चरण के सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने और उनके लोकार्पण से जुड़ी तैयारियां और कार्यक्रम की रूपरेखा तय समय सीमा में अंतिम रूप देने को कहा। वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने लोकार्पण से पूर्व प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बैठक में सचिव सैनिक कल्याण को मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने, कार्य योजना बनाने और भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने को भी कहा गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। वहीं कांवड़ यात्रा का जोर खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड, इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की सरकारें इस यात्रा को लेकर खास तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी का दावा किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जोर खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की सरकारें इस यात्रा को लेकर खास तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी का दावा किया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। यूपी पुलिस हो या उत्तराखंड पुलिस, दोनों राज्य की पुलिस अब कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हैं। रूट डायवर्जन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक का जिम्मा दोनों राज्यों की पुलिस के कंधों पर है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में यूपी और उत्तराखंड के आला अधिकारियों ने बताया कि उनकी कैसी तैयारी है। कांवड़ को लेकर बहुत बृहद तैयारी की गई है। लगभग 3 महीने से इस पर तैयारी चल रहा है लगातार, और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी 3 से 4 बार किया जा चुका है। और साथ में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब है मेरठ आके और डीजीपी साहब के मुजफ्फरनगर आके स्थलीय निरीक्षण भी किए। साथ में हमारे उत्तराखंड जनपद के साथ भी इस पर काफ़ी बृहद चर्चा हुई। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब उत्तर दिल्ली से भी होने वाली है, कल होने वाली है इसके ऊपर। और साथ में हरियाणा और राजस्थान के साथ में और पंजाब के साथ भी बृहद चर्चा हुई। चर्चा में सर्वप्रथम ये है कि जो परंपरागत मार्ग है उस पर सारे कांवड़िया रहें और उस पर पूरी सुविधाएँ रहेंगी। आपकी शिविर व्यवस्था रहेगी, प्रकाश व्यवस्था रहेगी, आपके जो है चिकित्सा व्यवस्थाएँ रहेगी। भोपाल जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है। साथ में जो है हमारे जल पुलिस व अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोयापाया केंद्र बने हुए हैं। 68 सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनसे पूरी मुनीकी रेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। पूरी पुलिस फोर्स की आज ब्रीफिंग की है कि उनको किस तरह से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है। एक बहुत ही शालीन सभ्य रूप से व्यवहार और दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करनी है। इस संदर्भ में सभी को आज ब्रीफ किया। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस साल कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों का सम्मान और उत्साह बढ़ाया है। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी
विशेष रूप से लगे पिछले 10 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जितनी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परिश्रम के साथ, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर प्रकार की सुविधाओं के लिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, शौचालय हो, और इन सब के लिए यानी कांवड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम सरकार लगातार कर रही है। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सब मुख्यमंत्री प्रशंसा करते हैं। ये पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुआ। पूर्व की सरकार तो डीए पर प्रतिबंध लगाने का काम करती थी, उनको रोकने का काम करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे विश्वास के साथ, पूरी सहजता के साथ कांवड़ियों को भरपूर सम्मान देने का काम, उनका सम्मान करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का, उत्साहवर्धन करने का काम किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी डायवर्जन प्लान को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीफोन नेटवर्क और दूसरे कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए सभी संबंधित इलाकों में तुरंत बताया जाएगा, ताकि बस सर्विस में कम से कम रुकावट आए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और पुलिस पेट्रोलिंग से निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को रूट और आसपास की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हर यूनिट पर QR कोड लगाए जाएंगे। सभी चौकियों पर हेल्प डेस्क और फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 29 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे और गंग नहर पटरी मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का यूपी वाला हिस्सा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी तेज है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने आगामी श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अभियान के तहत BLO घर घर जाकर उन मतदाताओं को नोटिस दे रहे हैं जिनका नाम, पता, उम्र या अन्य विवरणों में विसंगतियां पाई गई है। इस चरण में करीब 47,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वह आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है, ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। ERO AP वाजपेयी ने बताया कि नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ जवाब देना होगा। वहीं सत्यापन के बाद विभाग त्रुटियों को ठीक करेगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा कर अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है। द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी के क्रम में SIR का जो फेज 2 है, उसमें हम लोग 14 जुलाई को एक मतदाता केंद्र पर जो हमारी मतदाता सूची है उसका आलेख प्रकाशन कर चुके हैं। और इसी के क्रम में लगभग 47,000 के आसपास जो SIR के दौरान एनोमलीज पाई गई हैं, उन मतदाताओं को नोटिस निर्गत किए गए हैं और नोटिसों की इस समय तामीली का कार्य चल रहा है। साथ में उसकी सुनवाई के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है और उनको अपने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है। BLO के माध्यम से भी चीज़ों का सत्यापन किया जाना है। साथ ही 13 अगस्त तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने मतदाता सूची में यदि उसका नाम दर्ज नहीं है या करेक्शन कराना चाहता है या डिलीशन कराना चाहता है, उसके लिए भी दावे आपत्ति प्राप्त कराने के लिए इस बीच में कार्रवाई की जा सकती है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में आपदा सुरक्षा कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2021 की भीषण आपदा के बाद बनाए गए सुरक्षा कवच और दीवारें अब खुद खतरे में हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस नाले ने 2021 में भारी तबाही मचाई थी, उसी में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कई जगह कमजोर पड़ने लगे हैं। कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं या बहने की स्थिति में है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खतरा बरकरार है और कई प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। लोगों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। सवाल है कि क्या सुरक्षा कार्यों में लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच जरूरी है। आपने देखा जैसे कि लैंडस्लाइडिंग ऊपर हुई है, अभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है,
अभी भी अगर इसमें ज़्यादा नाला आता है या कुछ ज़्यादा बारिश होती है तो ऊपर बना हुआ जो मलबा है वो साथ में लेके पूरा मलबा लेके खेतों में हो गया, घरों में हो गया, ये घुसने की अभी भी संभावना है। क्योंकि इसमें ज़्यादा सुरक्षा दीवारें ऊपर तो है नहीं, नीचे जहाँ मेन जगह हैं वहाँ तो लग चुके हैं। अभी इधर ऊपर हमारी तरफ या ये बोराकुट की तरफ अभी इधर लगे हुए नहीं हैं। तो अभी भी हम लोग को डर है, अभी किसानों को डर है, ये अपनी खेती बचाने का डर है। लेकिन फिर भी उनने अपनी चार दीवारी या कुछ करके ऐसे तार बाड़ करके जानवरों से सुविधा तो ली हुई है अभी। और बाकी अभी आने वाले समय में जितनी भी ये बारिश आने की संभावना है उसमें लोगों को खतरा बहुत बड़ा हुआ है। तल्ला रामगढ़ फिर उसी संकट में है क्योंकि जो चैम्बर बनाए थे वो बह गए हैं। तो वो हाँ, पुराने चैम्बर सारे बह गए हैं, अभी जो नया बने हुए हैं वो अभी तो इस बार तो टिके हुए हैं। अब पता नहीं इस आपदा में वो भी देखो, अगर आ गई तो आपदा भगवान करे ना आए, लेकिन हो सकता है कि फिर भी अगर ज़्यादा आए तो खतरा बना हुआ है। अगली खबर की ओर, नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र के हरिनगर इलाके में पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। आपको बता दें कि मानसून के दौरान भी ग्रामीणों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और कई परिवारों को दिन भर पानी जुटाने के संघर्ष में समय बिताना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल 2 बाल्टी पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन, डीएम और कमिश्नर तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक मामले का समाधान नहीं हुआ है। सरकार की हर घर जल योजना के तहत नल तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पानी की किल्लत से नाराज ग्रामीणों ने अब अपनी आवाज चुनाव में उठाने की बात कही है। अब पता नहीं नलों में कुछ दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, हम क्या जाने इसके लिए। पानी की प्रॉब्लम तो हर समय ही है, हम यहीं से खाते हैं नौले से। क्या वैसे कहते हैं पानी कभी गार सूख गई, कभी कुछ हो गया। चुनाव में कहते हैं आपको पानी देंगे, सब कुछ देंगे, और फिर क्या होता है आपके साथ? हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं बोलते हैं। वो लाइन है, मतलब 2-2 कनिस्टर सबको मिलता है। वैसे समस्या हो रही है पूरे गांव हाँ, वालों को? पूरे गाँव वालों को हो रही है। कितनी समस्या है? है यहाँ हैंडपम्प से लाते हैं, शेरी से गर्मी। बढ़ते अगली खबर की ओर, देहरादून में बारिश और बदलते मौसम के बीच डेंगू का खतरा बढ़ता देख नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शहर भर में नालियों की सफाई, जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए दावा और छिड़काव, फॉगिंग का काम तेज कर दिया गया है। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया कि मानसून से पहले ही सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था, जिससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या कम हुई है। वहीं आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और पानी जमा होने वाले स्थानों की जांच कर रही हैं। निगम की टीमें घरों के आसपास एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने लोगों से कूलर, गमलों और अन्य जगहों पर जमा पानी साफ रखने की अपील की है। वहीं निगम ने कहा कि डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और जागरूकता इसमें बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को लीडिंग रोल में हमारे सीएमओ साहब के यहाँ जिला मलेरिया अधिकारी हैं, वो लीडिंग रोल में हैं। उनके अधीन आशा वर्कर्स और वॉलंटियर्स ये जगह जगह घरों में जा कर के और अपने क्षेत्रों में जाके जहाँ जल भराव की स्थिति है, अंदरूनी जो जल भराव की स्थिति है उसको चेक कर रहे हैं। और जहाँ ऐसी जल भराव की स्थिति आती है उनसे समन्वय करके हमारा सुपरवाइज़र और हमारी टीम है, नगर निगम की टीम, उसको बुलाते हैं और उनका चालान कटवाना और उसकी क्लीनिंग कराना, ये सब वो करते हैं। तो इसमें लीडिंग रोल में तो उनकी भूमिका है, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। और दूसरा, हमारी तरफ से एंटी लार्वा जो स्प्रे चल रहा है वो हम बाहर के जो आउटर एरियाज़ हैं, घरों के बाहर, घरों के अंदर तो वो देख रहे हैं, घरों के बाहर आउटर एरियाज़ में हमारी तरफ से एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग और इस चीज़ों पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी तक भगवान की दया से कृपा रही है कि अभी तक कहीं ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हों। लेकिन फिर भी इस बारे में हम जो है उनसे समन्वय बना के चल रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, और जैसा भी हमसे सहयोग मांगेंगे डेंगू कंट्रोल में, मलेरिया कंट्रोल में, हम बिल्कुल पूरी तरह खड़े होंगे। बड़े अपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। बड़े अपार्टमेंट में अभी हमारा तो टास्क कई सारी चीज़ों का, अभी हम पहले अपने डंपिंग जोन और इस तरह के जो और एरियाज हैं हमारे सफाई व्यवस्था से संबंधित है उनको ही देख रहे हैं। लेकिन अभी ये हम एक टाइम बाउंड ले करते हुए चलेंगे। बल्क वेस्ट जनरेटर जो हमारे बड़े सेंटर्स हैं जो अपना बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं,
उनको एक अलग कैटेगरी में डालेंगे। अभी हमारा सूचीबद्ध प्लान है, उनको अभी हम आगे लेंगे। हमारे पास कुछ टीम आई हैं, तो उनको भी हम आगे शामिल करेंगे, जिससे कि हम क्रमबद्ध हर वार्ड वाइज चीज़ों को सही ढंग से ला सकें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पर्वतीय कृषि महाविद्यालय रानी चैरी परिसर में पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण का विषय कृषि और बागवानी फसलों में जैविक प्रणाली के अंतर्गत कीट प्रबंधन रहा। इसमें 6 क्लस्टरों के 13 गांवों से 25 कृषकों ने भाग लिया। वहीं विशेषज्ञों ने किसानों को रोग और कीट नियंत्रण की आधुनिक जैविक और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर अरविंद बिजलवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। निदेशक शैक्षणिक एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद बिजलवाड़ सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचारों एवं मार्गदर्शन से विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों। मैं प्रोफेसर अरविंद बिजलवाड़ वर्तमान में वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में जो है निदेशक शैक्षणिक हूँ। वर्तमान में मैं एज ए शिक्षक प्रोफेसर के रूप में वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी में कार्यरत हूँ, जो कि जनपद टिहरी गढ़वाल में। आज जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय जो कार्यशाला चल रही है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला है, ये उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार एवं जो हिमोत्थान है, जो टाटा ट्रस्ट की एक पहल है इन पर्वतीय क्षेत्रों में, उनके संयुक्त तत्वावधान से ये आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों में जो है कृषि एवं बागवानी की जो फसलें हैं, उनमें जैविक प्रणाली या जैविक विधि से किस तरह से पादप रोग एवं कीटों का निवारण किया जाए। क्योंकि वर्तमान में देख रहे हैं कि जो ये रासायनिक खाद हों या रासायनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी हम कहें, उनके प्रकोप से थोड़ा से पर्यावरण एवं भूमि को भी नुकसान हो रहा है। उसके मद्देनज़र और हमारा पेड़ के स्वास्थ्य की बात करें या हम अपने मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करें या पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम की बात करें, वो इसको थोड़ा दूषित कर रहा है। तो उसकी ओर एक पहल है कि हम इस तरह की पद्धति अपनाएं जो जैविक हो, और उसी में एक जैविक कीट नियंत्रण है पौधों में, उसका एक वो है। जी, मैं डॉक्टर लक्ष्मी रावत, विभागाध्यक्ष पादप रोग विज्ञान विभाग। हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय के पर्वतीय कृषि महाविद्यालय चिरबटिया में पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून के सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। प्रायोजक संस्था जो है वो हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक तरीके से पादप रोग और कीट प्रबंधन वो कैसे करें, उस संबंध में विस्तृत तकनीकी जानकारियां देना है। जैसा कि हम सभी को विदित है, हम जानते हैं कि आजकल हमारी पौधों में जो हमारी फसलें हैं, भले वो फलों की हो या आपकी जो है खाद्यान्न फसलें हो, उन सभी में रोगों का और कीटों का जो प्रकोप हम देखते जा रहे हैं। और किसान, क्योंकि हमारा उत्तराखंड हम जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑर्गेनिक स्टेट है, हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिक स्टेट की, लेकिन उस ऑर्गेनिक स्टेट की जब हम बात करते हैं या जैविक की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम किसानों को दे क्या रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिस्ट के नेतृत्व में रायवाला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान प्रतीक नगर स्थित एक घर में सूचना के आधार पर छापेमारी भी की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी की पहचान जय सिंह भंडारी के रूप में हुई। वहीं आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।